जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आज जो है मेरा थोड़ा तबीयत सही हुआ है, आवाज़ से आप सभी को पता चल रहा होगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए। आज चलेगा हम लोग का साइंस प्लस जीके का क्लास, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग यदि प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ज़रूर से लगाइएगा, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना है, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। ईमानदारी से लगाइएगा। आते हैं हम पहले सवाल पर। देखिए यहाँ पर आपका पहला सवाल क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जे थॉमसन। इसके अलावा भी याद रखिएगा आप, जेम्स चैडविक ने किस चीज़ की खोज की है, तो कहिएगा सर न्यूट्रॉन का खोज किया है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, कहिएगा सर जेम्स चैडविक ने। अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने किस चीज़ की खोज की है, तो कहिएगा सर प्रोटॉन की, है ना। किसकी खोज की है, प्रोटॉन की, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक और नाम है यहाँ पर नील्स बोर। तो इसने क्या दिया, इसने एक अपना मॉडल दिया था, बोहर मॉडल, यानी कि नील्स बोर नाम है ना इसका, तो इसी के नाम के ऊपर, अपने नाम के ऊपर ही इसने दिया था बोहर मॉडल, यानी क्वांटम सिद्धांत के ऊपर इसने एक मॉडल दिया था। जैसे कि एक परमाणु, कोई किसी भी तत्व का पदार्थ लीजिए, उसका जो परमाणु होता है चारों तरफ उसका सेल होता है ना, ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का नामकरण इसी ने किया था। जैसे KLMN आप सभी लोग पढ़े होंगे, ऑर्बिट का जो नाम, ये नामकरण इसी ने किया था, नील्स बोर साहब ने, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं। पूछा गया क्वेश्चन कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, बताइए। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम या फिर ओवरटोन्स। तो देखिए मेरे भाई, इन सभी में काफ़ी स्टूडेंट को जो ना कन्फ्यूजन होगा, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या फिर आयाम। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आयाम में। अब डिफरेंस समझिए आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी आवाज़ का या फिर किसी ध्वनि का हम तरंगदैर्घ्य लेते हैं, यानी कि वो लेते हैं, तरंग लेते हैं, तरंगदैर्घ्य नहीं बोलेंगे, तरंग लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आता है, समझ गए। अब इसमें समझिएगा आवृत्ति कौन सा है, तरंगदैर्घ्य कौन सा और कौन सा आयाम है। तो देखिए आवृत्ति किसको बोलते हैं, प्रति सेकेंड में कंपन की जो संख्या होती है ना, उसी को कहा जाता है आवृत्ति। यानी कि कुछ इस प्रकार से, एक आवृत्ति हो गया, दूसरा आवृत्ति, तीसरा आवृत्ति, इसी प्रकार से ये जो कंपन की गति होती है एक सेकेंड में कितनी बार मतलब कि कंपन हो चुकी, उसी को आवृत्ति कहा जाता है। और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, आप सभी को पता होगा, है ना, HZ में। ये तो आप सभी को पता चल गया। अब तरंगदैर्घ्य सर क्या है, तो तरंगदैर्घ्य ध्यान रखिएगा, दो शिखरों के बीच की जो दूरी होती है ना, इसका इंग्लिश का नाम भी आप सभी को पता होगा, वेव लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिएगा हम दूसरे कलर में डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ से यहाँ एक तरंगदैर्घ्य यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ पर जाके एंड हुआ, तो है ना। तो यही हो गया एक तरंगदैर्घ्य की दूरी, दूसरा हो गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, वापस यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस इसका होता है ना, उसी को कहा जाता है वेव लेंथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य, समझ गए। अब सर आयाम इसमें क्या है, तो आयाम ध्यान रखिएगा, शिखर की जो पिच की ऊंचाई होती है ना, उसी को आयाम कहा जाता है। ये वाला देखिए ऊंचाई कितना ऊंचा तक गया है, ठीक है। तो जो ध्वनि होता है ना, इसका काफ़ी ऊंचा तक जाता है कुछ इस प्रकार से, और सघन होता है इस प्रकार से एकदम से, समझ रहे हैं। ये होता है जिसको कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंग, इसको बोलते हैं कौन सा, अनुदैर्घ्य तरंग, समझ रहे हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, वो थोड़ा फैला होता है इस प्रकार से, वो अनुप्रस्थ होता है, और जो सटा पूरा होता है उसको अनुदैर्घ्य तरंग बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को, इसमें काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता होगा, तो आज से आप सभी का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। कलर वापस हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलिएगा। देखिए यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोटर कारों में जो हेडलाइट होती है उसकी चौंध को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्या किया जाता है। अब चौंध क्या है, तो चौंध मतलब जो सामने वाला, जैसे कहीं गाड़ी आ रहा है, ठीक है, और इधर से आप जा रहे हैं, तो वो गाड़ी वाला सामने से देखिएगा जो लाइट अपना ऑन करके चल रहा है, तो आपके आंख पर देखते हैं चमक जैसा लगता है, तो उसी को कम करने के लिए, वही कह रहा है चौंध को हटाने के लिए। तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, पोलोरॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि इसका जो शीशा होता है ना अंदर में, उसके अंदर इसका पोलोरॉइड का परत चढ़ाया जाता है ताकि चमक कम हो, यानी सामने जो गाड़ी आ रहा है उसके आंख पर कम लगे रोशनी, ताकि एक्सीडेंट यानी खतरा वगैरह होने से बच सके। तो ये पोलेरॉइड नामक पदार्थ याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई स्थिर बल 5 kg वाली वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहा है। तो बताइए उस बल का मान कितना है। ये न्यूमेरिकल का सवाल है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले ध्यान में ये रखिएगा कि ये दिया है प्रारंभिक वेग, इसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग। क्यों कह रहा है, जो वेग का मान इतना से
इतना कर दे रहा है, माने ये पहले था इतना, अब कर दे रहा है इतना, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। v बराबर कितना दिया मेरे भाई, कहिएगा सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वस्तु पर 100 सेकंड के लिए, तो एक काम कीजिए, जो बड़ा मान है इसको पहले छोटा कर लीजिए, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बनाने का नियम क्या है, 5/18 से करना होता है इसमें गुना, तो 5/18 से कर देंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा यदि ज़्यादा वाला बोलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बता के दिखाओ, तो 18 को बस ऊपर लिख दीजिएगा, 5 नीचे लिख करके गुना कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर किस में बोल रहा है, सेकंड में हम लोग को लाना है, तो 5 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5/18, 18 से 18 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, कहिएगा सर 5, और क्या बन गया मेरे भाई, मीटर प्रति सेकंड में बन गया। तो पहला वेग हम लोग का क्या निकल गया, 18 था, अब निकला क्या, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग करते हैं इसको चेंज, ये दूसरे वेग को, तो यू से डिनोट करेंगे इसको, और 18 में क्या करना है, सॉरी 36 है ना, तो 36 में क्या करना है, वही 5/18 से वापस गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो 18 दूना 36 कट गया, अब 5 से ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 निकल गया, कहिएगा सर 10 मीटर प्रति सेकंड निकल गया। दूसरा जो है इसका वेग है ना, प्रारंभिक वेग ये, अद्वितीय वेग, अंतिम वेग, इसको द्वितीय वेग नहीं बोलेंगे, अंतिम वेग बोलेंगे। अंतिम वेग कितना निकल गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों आप मान आप बस ध्यान रखिए, इसको हम वापस कट करते हैं। अब हम सभी को क्या निकालना है, कहिएगा सर त्वरण निकालते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है कि अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या निकाले थे, अभी निकाले थे हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड निकाले थे ना, और प्रारंभिक वेग इसका वाला क्या था, कहिएगा सर 5 था, और बटे का क्या करना होता है, समय। समय कितना दिया है, 100 सेकंड। अब सब कुछ हमको मीटर प्रति सेकंड में निकल चुका है, ठीक है। तो ऊपर मीटर प्रति सेकंड रख दिए, नीचे सेकंड रख दिए, मात्रक तो कट ही जाता है, तो यहाँ पर क्या घट के कितना निकलेगा, कहिएगा सर 5/100 निकल गया। इसको वापस काटेंगे तो 1/20 निकलेगा। ये क्या निकल गया, त्वरण निकल गया, ठीक है। अब त्वरण भी हम सभी को पता चल गया होगा। पूछ रहा है यहाँ पर क्या, कि बल का मान बताइए। बल बराबर फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब यहाँ पर देखिए वस्तु का द्रव्यमान दिया है, कहिएगा हाँ सर जी 5 kg तो दिया है, तो यहाँ पर आराम से द्रव्यमान गुना त्वरण करेंगे। 5 गुना त्वरण कितना निकला, 1/20 कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो कटेगा 5 चौका 20, 1/4 आया है ना। अब ये क्या निकल गया, कहिएगा सर 0.25 निकलेगा, है ना। इसमें जब 4 से 1 में भाग देंगे तो 0.25 निकलेगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आप सभी को, है ना। तो बिल्कुल मेरे भाई डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 0.25। और चूंकि बल का मान निकाले तो बल को मापा जाता है न्यूटन में, तो 0.25 न्यूटन बोलेंगे, समझ रहे हैं आप, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। ये बनाने वाला थोड़ा सा था, इसीलिए थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन समझ गए होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कोई वस्तु अंततः जमीन में टकराने से ठीक पहले क्या होता है, ये बोल रहा है। समझ लीजिए यहाँ से कोई वस्तु गिर रहा है और ये जमीन रहा, ठीक है। तो यहाँ से गिरते समय हो सकता है गिरते गिरते यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, है ना। तो एक तरह से वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अंत में वस्तु कहाँ पर आ गया, ये जमीन रहा और वस्तु जस्ट एकदम यहाँ से आ गया, ठीक है। अब टकराने वाला है वो। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, या इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक ही ऑप्शन में दोनों दिया, या फिर विकल्प कोई भी सही नहीं है। तो देखिएगा मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा, जो ऊपर कोई वस्तु यदि रखा हुआ है ना, तो उसका मतलब होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा भरा हुआ है, और जो वो पृथ्वी के टकराने से जस्ट पहले उसका सारा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुका है। सबसे ज़्यादा वेग उसी समय उस वस्तु का रहेगा, समझ रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा उसमें पूरी तरह से उसका घट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, और सब किस में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और गतिज ऊर्जा पूर्णतः बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा इसके जस्ट टकराने से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इसको, ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है, विद्युत, गतिज, स्थितिज, या फिर दोनों गतिज तथा स्थितिज। गतिज और स्थितिज दोनों, बताइएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। घड़ी, देखिए इसको, इस सवाल को एक तरह से और पूछा जाता है कि घड़ी भरी का चाबी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। घड़ी भरी कमानी कह लीजिए, घड़ी भरी चाबी कह लीजिए, उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। करेक्ट आंसर सी। इसको याद रखिएगा, घड़ी वाला चाबी में ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा ही होता है, स्थितिज ऊर्जा ही आपको लगाना है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिएगा। वापस सवाल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। पूछ रहा है कि रसोई पकाने वाला जो बर्तन आप सभी लोग देखे होंगे, उस पर काला कोटिंग किया हुआ होता है। वजह क्या है काला कोटिंग करने का? अभी जो नए बर्तन सब निकल रहे हैं उसमें देखिएगा काला काला कलर का वो निकलता है, तो काला कलर का ही किया जाता है, यही पूछ रहे सवाल। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर कहिएगा सर ऑप्शन ए ही सही है। अच्छे से आप सभी को पता होगा कि काला रंग जो होता है ना, वो उष्मा का ज़्यादा अवशोषण करता है वो, है ना। इसलिए कहता है कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। वो सूर्य के प्रकाश का जो उष्मा होता है काफ़ी अवशोषित कर लेता है, आपको गर्मी ज़्यादा फील होने लगता है। तो
खाना बनाने में तो ज़्यादा गर्मी चाहिए भी, है ना, तो इसीलिए काला कोटिंग किया जाता है कि ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर सके। कह रहा है ना, काला पदार्थ ज़्यादा क्या करता है, ऊष्मा को शोषित करता है। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए ही सही है आपका, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तब क्या होता है, बताइए तो। इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, वजन बढ़ता है, या द्रव्यमान घटता है, या फिर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो मेरे भाई अच्छे से ऑप्शन आप खंगालने के बाद आपका आंसर क्या निकलेगा, कहिएगा सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अब कहिएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पढ़े हैं सर कि चंद्रमा पर जाने से 1/6 हो जाता है। तो हाँ 1/6 होता है, वो क्या होता है पता है, भार होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। और भार और द्रव्यमान में काफ़ी अंतर है मेरे भाई। द्रव्यमान किसको बोलते हैं, जैसे मान लिया जाए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें छोटा छोटा कण, कितना सारा कण मिलाकर के ये पदार्थ बना हुआ है, जैसे इतना 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 छोटा कई सारे छोटे छोटे कण मिलाकर के ये पदार्थ बने हैं। तो इसको आप कहीं पर भी रख दीजिए, आप यहाँ रखिए, चंद्रमा पर लेके चले जाइए, इसका जो बना हुआ जिस चीज़ से वो तो रहेगा ही। ऐसा थोड़ी कि इसका एक कण निकल करके इधर टालने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो समझ रहे हैं, द्रव्यमान वो होता है कि वो किस पदार्थ से बना हुआ है, पदार्थ जो होता है उसी को द्रव्यमान कहा जाता है, एक एक पदार्थ को। लेकिन भार किसको कहा जाता है कि किस वेग से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस वेग से खींचता है ना, उसी को भार कहा जाता है। तो भार और द्रव्यमान में काफ़ी अंतर है। भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, लेकिन द्रव्यमान जो संबंधित है वो वास्तव में उसके कण से संबंधित है, समझ रहे हैं। तो द्रव्यमान ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान क्या होता है, कहीं पर भी लेके चले जाइए द्रव्यमान अपरिवर्तित ही रहता है। जिस चीज़ से वो बना है वो बना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका एक दो कण निकल के इधर उधर होने लगेगा, समझ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, वजन बढ़ता है। और क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है, वजन अगर मान लीजिए वजन को हम भार मान भी लेते हैं, ठीक है बात है, वजन वास्तव में भारी होता है, तो भार घट भले जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। तो समझ रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है फिर भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ही होगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोले थे ऑप्शन को अच्छे से खंगालने के बाद, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है, बताइए। चलिए लगा लिया आप सभी लोग आंसर। मेरे भाई सुनिए ध्यान से, जल का जहाँ उच्च क्वथनांक पूछ लिया ना, समझ लीजिए वहाँ पर हाइड्रोजन आबंध वाला खेला हो रहा है, समझ रहे हैं। हाइड्रोजन आबंध उसका बहुत मजबूत होता है, जल का क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, समझ रहे हैं। इसी वजह से उसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ गए। हाइड्रोजन सल्फाइड से तुलना कराए, हाइड्रोजन क्लोराइड से तुलना कराए, किसी से भी तुलना कराए, अगर कह रहे हैं ना कि जल का क्वथनांक अधिक है तो समझ लीजिए उसमें हाइड्रोजन आबंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, बताइए। कोई तत्व है उसका रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, चलिए लगा लिए। देखिए मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। अब कहिएगा सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों होगा। समझिए कोई पदार्थ मान लिया जाए कि आपके पास क्लोरीन है, एक तत्व होता है क्लोरीन, पता होगा आप सभी को, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे भाई, कहिएगा सर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इसका क्या हो जाएगा 2 8 10 हो गया, कितना बच गया 7। कहिएगा सर ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कोई हमको दे दे तो हम स्टेबल हो जाए, है ना। तत्व का तो नियम यही रहता है, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान हर कोई तत्व चाहता है कि हमको एक, यानी कि जो लेने वाला रहता है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन को चाहिए ना कि एक मिल जाए हम स्टेबल हो जाए, ये 7 किसी को देने तो नहीं चाहेगा। जस्ट अपोजिट आप यहाँ पर सोडियम ले लीजिए, Na मतलब होता है सोडियम, पता होगा अच्छे से आप सभी को। इसका परमाणु संख्या मेरे भाई होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कहिएगा सर 10 हो गया, बच गया क्या मेरे भाई, कहिएगा सर 1 बच गया। अब ये एक, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 2 8 8 इस प्रकार से होता है, फिर 2 8 8 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ अभी और इसको चाहिए 8 8 में से मतलब एक तो इसके पास है चाहिए, और इसको कितना कहिएगा सर 7 चाहिए। अब 7 ढूंढ के लाने में इसको बड़ा मेहनत लगेगा, ये चाहेगा ससुरा हम किसी को एक दे देते हैं, मेरा टेंशन ही खत्म, हम स्टेबल हो जाएंगे। हर कोई तत्व उसका यही प्रकृति का नियम है कि वो स्टेबल होना चाहता है। तो ये चाहेगा कि हम एक किसी को दे दें और हम क्या हो जाएं भाई 2 8 के साथ स्टेबल हो जाएं। अब ये चाह रहा है कि हम अपना 7 किसी को क्यों दें, मेरे पास तो 7 इतना सारा तो हम नहीं देंगे, हे भगवान हमको कोई एक बस दे दे तो हम 2 8 8 हो जाएंगे, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि क्लोरीन और सोडियम की अभिक्रिया से क्या बनता है मेरे भाई, NaCl यानी कि आपका नमक बनता है, पढ़े होंगे NaCl। तो ये कैसे बनता है, इसी प्रकार बनता है। ये अपना एक कहता है ले भाई तू रख ले, तो इसके पास हो जाता है टोटल 8, समझ रहे। अब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये अपना वाला एक उसको दे देता है, उसको चाहिए और ये देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से बन जाता है आपका क्या, तो कहिएगा सर एक यौगिक बन जाता है। तो ये निर्भर किस पर करता है, क्या ना, ये रासायनिक गुण जो होता है किस पर निर्भर करता है, संयोजकता पर निर्भर करता है ना, किसकी वैलेंसी कितना है, यानी इसका भी एक है इसका भी एक।
तो ये वैलेंसी एक्चुअल में क्या है कहिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही तो वैलेंसी कहते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कहिएगा सर, ऑप्शन ए होगा। समझ गए होंगे मेरे भाई। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लोरोनीन क्या है। क्लोरीनन, अच्छा क्लोरीनन है, सही बात है, क्लोरोनीन कहिए एक ही बात है। बताइएगा ये है क्या। ऑप्शन को आराम से पढ़िए। चलिए पढ़ लिए। देखिए मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो दूषित जल, दूषित कहिए संदूषित कहिए एक ही बात है। दूषित जल जो होता है ना उसमें क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा यदि हम मिला देते हैं तो वो जल जो है साफ हो जाता है। यानी जो गंदा पानी है उसमें थोड़ा सा हम क्लोराइड यानी क्लोरीन की मात्रा मिलाते हैं तो वो साफ पानी बन जाता है। और वैसे भी कहता है पानी को साफ करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो क्लोरीन, आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो क्लोरोनीन एक्चुअल में यही है, यानी दूषित जल में क्लोराइड की मात्रा थोड़ी सी मिलाने के बाद जो पानी साफ होता है उसी को हम क्लोरोनीन प्रक्रिया कहते हैं। समझ गए, क्लोरोनीन। अब ज़्यादा मात्रा में नहीं मिला देना, वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। यानी कि ज़्यादा लवणीय हो जाता है, फिर पौधे वृक्ष वगैरह के लिए, सबके लिए वो नुकसानदायक होता है। तो कह तो रहा है कि थोड़ी मात्रा में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है, बताइए। चारों ऑप्शन में बताइए सबसे खराब वायु प्रदूषण। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा मेरे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड रासायनिक फॉर्मूला CO होता है। बस ये इतना खतरनाक है ना कि तुरंत इसके थोड़ा देर तक इसके सूंघने से ना आदमी टपक जाएगा, समझ रहे। तो ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इन सभी के तुलना में, ठीक है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, ध्यान रखिएगा। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला सबसे खराब जो है आपका यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड पदार्थ, ही ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइलाग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, यह किसके द्वारा होता है। कौन सा पदार्थ उसमें यूज होता है, कौन सा तत्व यूज होता है, बताइए। नाम याद रखिएगा, पाइलाग्लोबोसा। तो मेरे भाई इसमें कैडमियम का यूज किया जाता है, ठीक है। बायोफिल्टर है ये, तो इसमें कैडमियम का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा, जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गाय के दूध का जो रंग होता है, देखिएगा थोड़ा पीलापन होता है। थोड़ा देर तो उसको छोड़ दिए, जो ऊपर देखिएगा छाछ जमता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पीला नजर आएगा आपको छाछ। तो वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है पीलापन, बताइएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो कैरोटीन, बीटा कैरोटीन नामक एक पदार्थ होता है, उसके उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो कैरोटीन या बीटा कैरोटीन मिल जाए ऑप्शन में तो लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है, बताइए। जैविक खाद के रूप में हम किस जीव का इस्तेमाल करते हैं, यानी किस जो है आपका, हाँ जीव ही बोलेंगे उसको। देखिए इसका राइट आंसर मेरे भाई अजोला हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर, अजोला, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रकार का ये क्या है, जीव है, तो अजोला से बनाया जाता है जैविक खाद। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि पोषक अभाव का सही मिलान करके जो है रोगों के साथ कीजिए। कहने का मतलब किसका जो है मिलान सही है। आयोडीन की कमी से क्या घेघा रोग होता है, कैडमियम के कमी से क्या रक्तअल्पता होता है, या विटामिन सी से बेरी, या विटामिन डी से रतौंधी। कहिएगा सर एक ही को सही लगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो बिल्कुल आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, समझ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, सही मिलान करने के लिए कह रहा था। कैडमियम की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता, गलत बात है। रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी, तो ये होता है मेरे भाई आयरन की कमी से, आप सभी को पता ही होगा। विटामिन सी की कमी से बेरी नहीं मेरे भाई, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बेरी विटामिन बी से होता है, समझ रहे होंगे। अच्छा यहाँ पर बोला विटामिन डी से रतौंधी, गलत बात है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। डी से रिकेट्स वगैरह बच्चों में होता है, और बूढ़े बुजुर्ग में ऑस्टियोमलेशिया नाम का जो है, ऑस्टियोमलेसिस, इस प्रकार से बीमारी होता है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर सारे, ध्यान रखेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए को क्या बोल रहा है कि आयोडीन से घेघा होता है, पता ही होगा, चलिएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो मेरे भाई राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन बी को, यानी पी ब्लॉक। एकमात्र ऐसा ब्लॉक है मेरे भाई जिसमें तीनों पदार्थ पाए जाते हैं, धातु भी पाए जाते हैं, उपधातु भी पाए जाते हैं, और अधातु भी पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर बी होगा, पी ब्लॉक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें तीनों प्रकार के धातु, उपधातु और अधातु तीनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एकमात्र ये पी ब्लॉक ही है, इसको काफ़ी बड़ी विविधता वाला ब्लॉक भी बोला जाता है इसको, चाहे कि तीनों पाए जाते हैं इसमें।
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पंज क्या है, बताना है आप सभी को स्पंज है क्या। अब वो स्पंज नहीं जो आप सभी लोग रसगुल्ला के नाम पर खाते हैं, ठीक है। स्पंज मेरे भाई ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक प्रकार का ये जंतु है स्पंज। और खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पंज ये जो स्पंज है मेरे भाई यह किस संघ के अंतर्गत आता है। ये स्पंज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, संघ पोरीफेरा, नाम हम लिखवाते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा ये नाम याद रखिएगा, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं ये स्पंज, ठीक है ना। ये पाया जाता है जो बेसिकली जो समुद्र वगैरह होता है ना उसमें जो चट्टान होता है, चट्टान में चिपक करके ये रहता है, इसमें छोटा छोटा कई सारे छेद रहते हैं, इसलिए इसको स्पंज बोला जाता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के नहीं बहुत सारे कोशिका के ये बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव भी होता है, बहुकोशिकीय भी जीव होता है ना, तो ये बहुकोशिकीय होते हैं स्पंज। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर क्या होगा, जैव डीजल, जिसे आप सभी लोग बायोडीजल बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद रखिएगा, U4BAC। अब सर ये U4BAC क्या है, तो मेरे भाई एक प्रकार का पौधा होता है, इसका नाम होता है जट्रोफा, ध्यान रखिएगा जट्रोफा। अब सिर्फ जट्रोफा ही नहीं, जट्रोफा के जैसे और भी कई सारे वनस्पति होते हैं, तो वनस्पति से जो तेल निकाला जाता है ना, उस तेल का शोधन वगैरह करके अपघटन वगैरह करके जो तेल बनाया जाता है उसी को जैव डीजल यानी कि बायोडीजल बोला जाता है। अब चूंकि वनस्पति वगैरह से निकाला गया इसलिए इसको बायोडीजल नाम दिया गया है। ये वाकई में प्रदूषण वगैरह कम करता है, जो डीजल ऐसे नॉर्मली निकाला जाता है ना पृथ्वी से, ये जो डीजल बनाया जाता है ये वाकई में कम प्रदूषण करता है उसके तुलना में, तो इसी को कहा जाता है जैव डीजल। ये जट्रोफा वगैरह नामक के पौधे से निकाला जाता है। तो ये जो जट्रोफा है U4BAC के अंतर्गत ही आते हैं ये जट्रोफा नामक पौधा, ठीक है, इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। ये एक्चुअल में संघ का नाम है U4BAC, समझ रहे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा, आप U4BAC और ये जट्रोफा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सिनेबार किसका अयस्क है, बताइए। सिनेबार कहिएगा सर अच्छे से पता है, सिनेबार जो है ना पारा का अयस्क है, ठीक है। अच्छा सिनेबार का कई बार रासायनिक फार्मूला पूछा जाता है तो लिख लीजिए, सिनेबार का होता है HGS, H और G छोटा वाला S बड़ा वाला, तो HGS ये सिनेबार का अयस्क होता है। थर्मामीटर वगैरह बनाने में सिनेबार का कई बार यूज किया जाता है, और जो सिंदूर वगैरह बनाया जाता है ना, जो महिलाएं लोग पहनती है सिंदूर, तो वाकई में वो HGS यानी कि सिनेबार ही होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, सी, ध्यान रखिएगा। कई बार सिंदूर का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा, यही HGS होता है यानी सिनेबार ही होता है वो, समझ रहे हैं। चलिएगा यहाँ से ये आपका खत्म होता है, आगे होता है सोशल स्टडीज स्टार्ट। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। देखिएगा ये बोल रहा है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, बताइएगा मेरे भाई। 4 जुलाई 1776 जो है वो अमेरिका के इतिहास में इंपॉर्टेंट माना गया है, वजह क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। कहिएगा सर ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका भी ब्रिटेन का पहले गुलाम रह चुका है, समझ रहे हैं। तो ब्रिटेन ने 4 जुलाई को ही क्या किया था, 13 उपनिवेशों को इन्होंने स्वतंत्र किया था, 13 उपनिवेशों को अमेरिका में। तो इसीलिए अमेरिका वासी 4 जुलाई को ना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। 4 जुलाई को ये पहली बार कब हुआ था, तो 1776 में, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, बताइए। लोकपाल की जो है स्थापना, कहिएगा सर लोकपाल क्या है, नाम तो सुने होंगे। देखिए जितना भी भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसके संबंधित जो निकाय बनाया गया है उसी को कहा जाता है लोकपाल, ठीक है। तो लोकपाल की स्थापना मेरे भाई पहली बार हुआ था स्वीडन में। कब हुआ था मेरे भाई, तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1809 ईस्वी में होता है पहली बार। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए को, स्वीडन में होता है। भ्रष्टाचार विरोधी एक निकाय होता है उसी को लोकपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। चलिए देखिए मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहिएगा सर वडोदरा में। अब ये वडोदरा कहाँ पड़ता है, तो मेरे भाई आप सभी को अच्छे से पता होगा, गुजरात में पड़ता है ना, तो गुजरात में पड़ता है ये वडोदरा। यहीं पर पहली बार प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो अभी इसका नाम है ना, अभी इसका विश्वविद्यालय का इसका नाम चेंज हो चुका है, तो आपसे नाम पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा इसका नाम है मेरे भाई गति शक्ति, क्या नाम है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दें विश्व और वी लिख दें, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका अभी नाम हो चुका है। तो प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के वडोदरा में होता है, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। अच्छा ये कब हुआ था, तो 2018 में, ये ध्यान रखेगा डेट को, ठीक।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? बताइए, रुपे कार्ड जो आप सभी लोग देखे होंगे। कहिएगा सर करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 2012 में। और कब मेरे भाई? तो 26 मार्च, ये डेट याद रखिएगा, 26 मार्च 2012 ईस्वी को रुपे कार्ड को जो है ना पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर लॉन्च कर दिया जाता है। अच्छा, ये कौन सी संस्था करती है जारी? कब कौन सी संस्था करती है? तो NPCI ये संस्था करती है जारी, ध्यान रखिएगा इस संस्था को। नाम इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इंडिया, है ना, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम इसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो आपको एग्जाम में और भी ज़्यादा पूछा जा सकता है वो ये पॉइंट है कि जो जब रुपे कार्ड को लॉन्च किया था उसमें भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मेरे भाई। तो प्रणब मुखर्जी, ध्यान रखिएगा, ठीक था। कौन था? प्रणब मुखर्जी, तो इसको याद रखिएगा। जिस समय रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया 2012 में, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, आप सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। NPCI इसको जारी किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? कहिएगा सर ये PIL क्या है, जनहित याचिका किसको बोलते हैं? तो मेरे भाई जैसे कोई बड़ी बड़ी संस्था हो गई, कोई भी बड़ी संस्था के लीजिए, या फिर कोई जाने माने पहचाने बहुत बड़े लोग जो हैं, है ना, तो कोई बड़े लोग हो गए, कोई बड़ी संस्था हो गई, उसमें किसी प्रकार का यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, सामाजिक या फिर राजनीतिक तरीके से कोई प्रॉब्लम होता है, तो अपना याचिका जाहिर कर सकता है। कहाँ पर? डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, तो उसी को कहा जाता है जनहित याचिका। तो ये जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई, यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में सबसे पहले। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? आपके बिहार डीएलएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? कहिएगा सर लुई 16वां। अब 16वां कहाँ है? तो रोमन अंक में लिखा हुआ है यहाँ पर, लुई XVI, इसी को बोला जाता है, VI को है ना, V5 और एक ये हो गया 6, यानी 16वां बोलेंगे। तो लुई 16वां, X माने 10 होता है, तो ये रोमन अंक तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई 16वां, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी आपको लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में फंसाया गया है। नए बच्चे थोड़ा सा लटक सकते हैं, तुरंत लगाए होंगे स्वर्ण, गलत है मेरे भाई। आप अब कैसे मेरे भाई? स्वर्ण क्रांति का संबंध स्वर्ण से नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हॉर्टिकल्चर से है। आप कहिएगा सर हॉर्टिकल्चर क्या है? तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो जो बागवानी हो गया उसी क्षेत्र से संबंधित है कौन? हॉर्टिकल्चर। और इसी से संबंधित स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? इसी हॉर्टिकल्चर से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वर्ण क्रांति का संबंध उसी से है, ना कि सोना से, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? नील सत्याग्रह, वही सत्याग्रह मेरे भाई जिसको बोलते हैं तिनकठिया प्रणाली, महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था। तो कहिएगा सर पहली बार कहाँ किया गया? कहिएगा सर पहली बार क्या? पहली बार ही किया गया चंपारण में, ठीक है। तो बिहार में कहाँ किया गया मेरे भाई? चंपारण में। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिनकठिया प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिनकठिया प्रणाली में एक्चुअल में होता क्या था पता है? जो किसान वगैरह होता है ना, उसको कहता था 3/20, ये नाम याद रखिए। मतलब कहने का मतलब आपका कोई जमीन है तो इसको आप 20 बराबर भाग में बांट दीजिए, ठीक है, 20 बराबर भाग में बांट दीजिए, और इसका बाकी भाग में आप खेती कीजिए, लेकिन जो इसका 3 भाग है, कोई 3 भाग उठा लीजिए, 3 भाग पे जो है आपको नील वाला ही खेती करना होगा। और नील वाला जो खेती होता था मेरे उसमें उर्वरक काफ़ी ज़्यादा सारी जो है खेत का खींच लेता था, है ना, बंजर बना देता था एकदम खेती को। तो वही कह रहा था। अब कैसे वो भी करना है आपको, करना है मतलब एक साल आप यहाँ पर कर लीजिए, अगले साल आप यहाँ पर कर लीजिए, दूसरे साल आप यहाँ पर कर लीजिए, मतलब अपने खेत को धीरे धीरे आप बंजर बना दीजिए। लेकिन सरकार के नियम के हिसाब से आपको 20 भाग में से 3 भाग पर आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। उसी को कहा जाता था तिनकठिया प्रणाली, समझ रहे। तो नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था? चंपारण में, ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो मेरे भाई अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहिएगा सर नीलगिरी के पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो मेरे भाई तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है ये नीलगिरी की पहाड़ी। वहीं पर टोडा नामक जनजाति निवास करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या पूछ रहा है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइएगा। प्राचीन माने बहुत पहले वाला, जो भूगर्भिक माने जो पृथ्वी के अंदर रहने वाली चट्टान है, उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था?
कहेगा सर कार्बन डेटिंग, लेकिन मेरे भाई नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। अगर कहे ना कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु का यदि पता लगाना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग सर क्या करता है, कार्बन डेटिंग भी पढ़े हैं सर, ये भी जो है पुरानी पुरानी चीज़ों का ही आयु का पता लगाता है। तो ये कम से कम ना मेरे भाई 50,000, ये ध्यान रखिए, 50 से लेकर के 60,000 पुरानी जो चीज़ें हैं पृथ्वी के अंदर वाली, उसको उस जीवाश्म का ये पता लगा सकता है ना कि कितनी पुरानी है ये, 50,000 या फिर 60,000 के अंतर्गत वाली। लेकिन उससे भी पुराना यदि हो तो फिर ये पता नहीं लगा पाता। उसके लिए जैसे चट्टान वगैरह होता है वो 50,000 है ना, 50,000 60,000 से भी पुरानी साल की वो होती है। तो उसके लिए आपको पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, वही पंचवर्षीय योजना वाला योजना अवकाश है ना। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1966 से लेकर के 1969 तक को 3 साल तक रहता है क्या, योजना अवकाश। देखिए नियोजन अवकाश का मतलब योजना अवकाश ही होता है, ठीक है। यदि योजना अवकाश पूछ लिया तो वही समझना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना वाला जो 3 साल का योजना अवकाश था उसी को 1966 से लेकर के 1969 तक का रहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक यानी कि IIBI। अब ये क्या है, इसका मतलब हो गया आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यानी औद्योगिक निवेश, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब क्यों पूछ सकता है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 1971 में होती है, लेकिन 2012 में इसको बंद कर दिया गया। तो ये हाल ही का घटना है, तो इसको पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछ सकता है। या फिर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा कोलकाता में है। कब इसकी स्थापना होती है, 1971 में होती है, और 2012 में इसको बंद कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताइए। पाइका नृत्य, तो कई बार ऑप्शन में झारखंड बिहार भी मिल जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है पाइका नृत्य का। कई बार आपको जो है ना झारखंड भी ऑप्शन मिलेगा, तो कोई एक ही देगा, या तो झारखंड देगा या फिर आपको उड़ीसा मिलेगा। तो उड़ीसा मिल जाए तो आपको उड़ीसा पर ही लगाना है, या फिर दोनों दे देना तो फिर उड़ीसा ही लगाना है। ज़्यादातर उड़ीसा ही होता है ऑप्शन में सही। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको जो देना है उड़ीसा पे। वैसे आपको कोई एक ही देगा, या तो उड़ीसा देगा या तो आपका जो है झारखंड देगा, ठीक है, या तो आपका झारखंड हो सकता है, JH हम लिख देते हैं। कई बार बिहार भी दे देता है, तो झारखंड से सटे बिहार भी है। तो अब पर्व त्यौहार वाली बात है तो लोग है ना, नृत्य है तो एक प्रकार से लोग मना भी लेते हैं ना, जैसे छठ है तो अब कई सारी स्टेट में भी मनाया जाता है इस प्रकार से। तो उड़ीसा वैसे आपको ध्यान रखेगा, और उसके बाद आपको जो है झारखंड पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फेमस बुक भी है। कहिएगा सर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, है ना, तो अच्छे से पता होगा आप सभी को। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है मिशन इंद्रधनुष कब आरंभ किया गया। तो अच्छे से याद रखिएगा मेरे भाई, दिसंबर 2014 में जो है मिशन इंद्रधनुष का स्टार्टिंग होता है ना, आरंभ किया जाता है। ये सर मिशन इंद्रधनुष, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, क्यों स्टार्ट किया गया। तो जो 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या फिर जो गर्भवती महिला वगैरह है ना, तो उसको पूर्ण रूप से टीकाकरण उसका किया जाए ना, हेल्थ वगैरह के लिए टीका जो लगाया जाता है, तो उसको सुनिश्चित करना इसका जो है उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का। इसका आरंभ होता है दिसंबर 2014 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस, कहिएगा सर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कहिएगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर डी सही है। आप यानी पूरे देश में उचित दाम पर जो है दवा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन और पूछ रहा है कि गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ अवस्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकता है। गारो पहाड़ियाँ कई बार पूछा जाता है।
तो कहेगा सर गारो खासी जयंतिया नोकरे कैलाश चेरापूंजी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। जो भी मेघालय लगाए हैं आप सही हैं, यानी कि जो आपका मेघालय कुछ इस प्रकार से मेघालय स्टेट है ना, तो यहाँ पर पहले आता है गारो, फिर आता है, ये क्रम याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है। तो गारो खासी जयंतिया, फिर नीचे से नोकरे कैलाश चेरापूंजी। ये 6 पहाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से मेघालय में स्थित है। एग्जाम में पूछ सकता है, ये गारो खासी जयंतिया वाला जरूर पूछता है, तो मेघालय में स्थित, इसको याद रखिएगा क्रम भी, पहले गारो फिर खासी फिर आपका जयंतिया, ठीक। अब अगला यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से देश की मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है, बताइए। पाउंड स्टर्लिंग तो अच्छे से पता होगा, इसे यूनाइटेड किंगडम का है ना, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है पूछ रहा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कहेगा सर उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वही नियुक्त करेगा उसको, है ना, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। कौन राज्यपाल, तो जिस जिले की बात हो रहा है वो किसी न किसी राज्य में तो पड़ता ही होगा, स्टेट में पड़ता होगा, तो स्टेट का जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है वही उसका नियुक्ति करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहीं पे आप सभी का जो है क्लास खत्म होता है। आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बात और कि पिछला क्लास जो हम हिंदी वाला डाले हैं, आप सभी लोग कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सरस्वती पूजा वगैरह में आप सभी लोग फंसे होंगे, वैसे अभी भी हो सकता है फंसे हो, कई सारे का मूर्ति जो अभी भी विसर्जित नहीं हुआ है। तो आप सभी लोग वो क्लास जरूर देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास वो भी है, और आज का भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो आप सभी का स्कोर क्या रही है कमेंट में लिखिएगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, सारा जो है क्लास मिल जाएगा वहाँ पर, पिछला क्लास भी मिल जाएगा और उससे पहले वाला भी मिल जाएगा। तो क्लिक करके सारे क्लास को देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहते हो तो फ्री में पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिए हैं, बीके स्टडी कॉर्नर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।